क्या हाल है दोस्तों? आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आज जो आप बात सुनेंगे आपका दिमाग चूरम चूर हो जाएगा। आप कहेंगे कि क्या बातें की है इंसान ने। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो 5 साल की रिसर्च के बाद आपको जो मैं कहूंगा वो सरासर सच्चाई होगी। आपका दिमाग फट जाएगा और आप सक्सेस में डूब जाएंगे। आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आपको नेम, फेम, पैसा, शोहरत सब चीज आपके कदमों में होगी। तो चालू करें आज वीडियो को। दोस्तों, तो कुछ साल पहले मेरे दोस्त कोडी ने मुझसे कहा, ब्रदर, ब्रदर, ये एक अजीब और दुनिया से हटके चीज निकली है जिसका नाम है बिटकॉइन। मैंने बोला क्या है बिटकॉइन? कुछ अजीब लग रहा है क्या ये? उसने कहा ये पैसा है। मैंने बोला पैसा? रुपया, डॉलर, पाउंड, इसके अलावा कौन सा पैसा होता है? उसने बोला ये पैसा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये पैसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकता है। Why would you own Bitcoin if you could own the US dollar? I ultimately believe that people are going to opt for something that is not manipulatable, is not seizable, is not censorable. Not debasable. Not debasable, etc. And so I think people are going to continue slow at first, but over time, more and more people will choose a currency that a government does not control. और अंडर द रेडार सब इसे यूज कर रहे हैं। इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है और अभी ये एक बिटकॉइन $100 का मिल रहा है। मैंने बोला स्कैम होगा, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था जो भी कुछ गवर्नमेंट के चीज अलावा हो रहा है वो सब स्कैम है और जो गवर्नमेंट कर रही है वो सच्चाई है। कुछ सालों के बाद मेरा सारा पर्दाफाश हो गया, मुझे सच्चाई का पता चला। कुछ साल बाद मैंने वापस देखा कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $15,000 हो गया। $15,000। मैंने बोला ये कैसे हो गया? अगर मैं लाख रुपए डालता तो 15 लाख हो जाता, मैं 10 लाख रुपए डालता 1.5 करोड़ हो जाता, 1 करोड़ डालता तो 15 करोड़ हो जाता था। ये तो मैडनेस है। ये क्या है? क्या ये बिटकॉइन? तो मैंने बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। उसका टेक्निकल ही नहीं, मैंने समझने की कोशिश की ये जिंदा कैसे हुआ, ये करेंसी एग्जिस्टेंस में कैसे आई, और मुझे काफी चीज मालूम पड़ी। तो ये वीडियो में कुछ लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगा। पहला है जेफ बॉरविक। Example, you look at what happened in Cyprus, major problem. दूसरा है द ऑथर ऑफ द क्रीचर ऑफ जेकिल आइलैंड। Second printing. This is the 5th edition. Feature from Jekyll Island is the Federal Reserve System. And the reason for the Jekyll Island connection is because one of the most interesting things about the थर्ड है मैक्स राइट। Revolutionary about Bitcoin, my God, many things. For me, it's principal property that is most revolutionary. फोर्थ है डेविड आइक। This official narrative is not exactly how it is or anything like it is. And not only that, the kind of people within the system, people. और बहुत सारे ऐसे दूसरे लोग हैं, पर मैंने बहुत सारे ऐसे जनों का बातें सुनी। मैं टेक्निकल्स में गया और मैंने समझा कि फ्यूचर ऑफ मनी इज बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। अगर आपके पास कोई खेत है, उस खेत में आप मुर्गियां उगाते हो, अगर आपको दाल चावल चाहिए, मुर्गियों को लेते हो और आप दाल चावल में एक्सचेंज करते हो, तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बहुत इनकन्वीनियंट था। तो उसे बेटर सिस्टम क्या था? उसे बेटर सिस्टम था प्रेशियस मेटल्स, जिसे सोना या चांदी कहते हैं, जो आसानी से हमें कुछ भी खरीदना है, सोना या चांदी एक्सचेंज करके खरीद सकते हैं। तो बहुत सालों तक ये चला। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक्स निकले, बिकॉज घर पे सोना या चांदी रखना बहुत हानिकारक हो रहा था, चोरी हो जाता था। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि हमने बोला कि हम आपका सोना चांदी सेफ में रखेंगे और जब भी आपको चाहिए आप ले सकते हो।
तो उसे कॉन्सेप्ट आया बैंक, जो रिवर बैंक होता है. Gold was commonly used by everyone. People started using gold coins as a trading tool, which led to the birth of banks. The inception of banks was mainly due to two kinds of people, the merchants and the goldsmiths. The traditional banking system was initiated through the concept of safe deposits. When the merchants traveled all over the world, they needed a place to safeguard their gold coins. Hence, they approached the goldsmiths to store these surplus gold in their safety vaults. This is how safe deposits came into existence. When the money was idle in the safety vault, the goldsmiths started lending it to people, earning an interest from it. He also gave a part of the profit to the merchants as an incentive, encouraging them to deposit more gold coins with him. This paved way for the savings bank or deposit scheme in the later stages and is still considered to be one of the safest investment plans. उससे कॉन्सेप्ट आया बैंक. आप अपना सोना या चांदी अंदर रखिए और उसके बाद जब भी आपको चाहिए आप एक्सचेंज कर देना. तो वो सोना जब अंदर रखते थे उनको रिसीट मिलता था, आपने 1 किलो सोना अंदर रख दिया है. तो बहुत टाइम के बाद ये रिसीट से ट्रेडिंग होने लग गई कि मैं अपने बैंक में जाऊं, सोना निकालूं, आपको दूं, उससे बदले आप ये रिसीट लग दीजिए. ये रिसीट रखेंगे, आप फिर सीधा बैंक में जा सकते हो और सोना निकाल सकते हैं. तो ठीक है. तो एक ऐसा बैंक था जो वो बंदे का नाम था रॉकफेलर. तो उसने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना मैं ये नोटों के तहत, ये रिसीट्स के तहत मैं एक वर्ल्ड सिस्टम बनाऊं. और उसी से चालू हुआ सारा जो इल्यूमिनाटी जिसे कहते हैं कि 10 से 15 लोग सारी दुनिया को रूल करते हैं. ठीक है, जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें मेरे हिसाब से बहुत सच्चाई है. ऑब्वियसली बहुत जन कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, पर बहुत ज्यादा जल्दी ये स्प्रेड हो रहा है दुनिया भर में. और तभी से इन लोग बहुत आर्टिफिशियली मनी को प्रिंट करते हैं, उसको वैल्यू बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन के तहत और फिर डिफ्लेट करते हैं और वो और रिच हो जाते हैं और दुनिया को कंट्रोल करते हैं. तो 1914 में उन्होंने जेकिल आइलैंड, एक आइलैंड है अमेरिका में, जिधर वो एक होटल में गए, ये कुछ जन, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, जेबी मॉर्गन, और उधर उन्होंने फेडरल रिजर्व बनाया. All right, it's time to go back in time to 1910. 6 men sit at the Jekyll Island Club and draft a plan to reform the nation's banking system. 3 years later, President Woodrow Wilson signed it into law, and the Federal Reserve System was born. Now, over a century later, what does the Federal Reserve actually do? How does it work? Regulating financial institutions. Now, monetary policy is the one that people fixate the most on, right? How it sets and changes interest rates, and as of late, what it does with its balance sheet and the assets that it has on there. Now, it does have a mandate from Congress. It has 3, technically. People say it's a tool. Right now, actually, we only have 4 other. जिधर डॉलर की प्रिंटिंग चालू हुई, उस वक्त उन्होंने कहा कि हर डॉलर गोल्ड से बैक्ड होगा, और उन्होंने एक जगह का नाम रखा फोर्ट नॉक्स. The U.S. Gold Depository at Fort Knox, commonly known as the Gold Vault, or I prefer Gold Fortress, was President Roosevelt decided the only way to bring the economy out of its situation was for the government to control the money, the manufacturing of the money. In 1933, President Roosevelt signed the Gold Act, which basically made it illegal for people to own gold. He decided to construct the Gold Vault at Fort Knox because it was 1,000 miles inland from the eastern coast. It was west of the Appalachian Mountains, which at that time was a reasonable barrier. And also it was the home of the new armored force for the United States Army, so they decided that would help protect it. The Gold Vault itself is a 2-story building with a 1-story basement, and is built primarily from poured concrete and steel. There is some granite that was used in the outer plating and so forth. It's really a unique structure. Coming from New York and Philadelphia to Kentucky, the gold was shipped on trains. The gold was actually shipped by U.S. mail, but once it arrived at Fort Knox, the military provided an escort, an armed escort, mind you, from the railroad siding to the gold vault itself. At that point, local farmers and other people
who were hired by the Treasury Department actually loaded the gold from the trucks into the gold vault itself. And believe it or not, the gold shipments were actually advertised in the local newspaper, and you could go down and watch them. My connection to the gold vault is I was hired in 1975 as part of a group of young people that was chosen by the Treasury Department to help them do audits at the vault. The audits were an outgrowth of a 1974 visit by United States senators and Congress people and the media to the depository in answer to a lot of politicians and pundits saying that there was no gold in the depository. In 1975, they started doing audits of the compartments at the bullion depository. And those would go over the next decade. They would audit that building, the counting of the gold. They would weigh it, they would assay it. I got a phone call in the summer of 1975 from a man who was with the school board, and he asked me if I would like a job. And I said, yeah, I was gotten out of high school. Jobs for the United States Mint, because we thought it was going to be like Goldfinger. It doesn't sparkle, and it isn't fancy. It weighs a ton, and you drop one on your hand, you'll break every bone in your hand. So the glamour wears off about bar number 2, and you realize you're not getting. The U.S. Gold Depository at Fort Knox exists to house America's treasures. And initially it started as a depository for gold bullion, and later on has developed into kind of a holding cell. तो लोगों को भरोसा था कि अगर मैं ये डॉलर रखता हूं तो उसके पीछे मैं अगर बैंक में जाता हूं तो उसके बदले में गोल्ड ले सकता हूं, तो वो ऐसे करने लग गए। पर ये रॉकफेलर ने देखा कोई जाके गोल्ड वापस ले नहीं रहा है, वो सब इसी में एक्सचेंज कर रहे हैं। ये एक आसान तरीका हो गया करेंसी बनने का, मनी कमाने का। तो उन्होंने काफी चीजें किया। बहुत जन कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर है, ये नेशंस को कैप्चर करना, ये सारी चीज ये टॉप के 10 या 15 जन प्लान करते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ पिछले 200, 300, 400 साल से रूल कर रहे हैं। इसमें क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उनका जनरेशन भी शामिल है और बहुत सारे ऐसे जन जो मैं वीडियो में बता या नहीं बता पाऊंगा। पर बेसिकली आप इसे कहिए इल्यूमिनाटी या ग्लोबलिस्ट या एलिटिस्ट कहिए इसे। उसके बाद 1970s में उन्होंने जो बोला कि गोल्ड बैकिंग जो है वो बंद हो गई है। Latin, let it be done. So if you're familiar with the phrase royal fiat is when the king or the queen, someone in power, decides that they want to do something. They do something by royal fiat. So the king might say, I want everyone's gold in the entire realm, let it be done. Because he's the king, everybody does it. That's kind of what happened in the United States whenever the government decided to take the gold standard away from the dollar. So it actually decoupled the value of a dollar from the value of gold. And then the government said, this is worth $1's worth of goods and services backed by the United States government. So it's not really worth the paper that's written on, it's only worth what somebody else is prepared to give you in return for that dollar. That's really all it is. So because it's not backed by gold and silver, this is great news for the government, because the government can now go out and crank out as many of these as it needs to fund a war or to bail out a bank or whatever. It's great news. It's actually pretty good news for us as individuals, because it means that now that our currency isn't tied to the value of a commodity like gold or silver, it means it's not going to be quite so volatile as it has been in the past. The bad news, of course, is that if the government prints lots and lots of those dollars, vast amounts of money goes into the system, it means you've got more dollars chasing fewer goods and services, and that can lead to inflation, where the value of your dollar is worth a lot less. And of course that can also lead to hyperinflation, where the value of your dollar just falls off a cliff because there's just so many dollars chasing so few goods and services. And when that happens, it could leave us very badly needing a drink. तो वो डॉलर का जो महत्व था, उसके पीछे जो गोल्ड बैकिंग थी वो जीरो हो गई। गोल्ड, वो जो डॉलर था वो फिएट करेंसी बन गया। पर क्योंकि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री था और जो भी कंट्री उसके ऑपोजिट जाता था उन्हें वो अटैक करके मार देते थे, जैसे सद्दाम हुसैन या सीरिया का गद्दाफी, ये सबको उन्होंने मार दिया। उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे मनी इन्फ्लेशन करते और डिफ्लेशन करते, बहुत सारी दुनिया को गरीब रखते हैं। एक जो भी लोग सालों साल काम करते रहते हैं
तो वो एक स्तर पे लेके आते हैं और सीधा ये कुछ ऐसा न्यूज़ फेंकते हैं या कुछ पैंडेमिक लेके आते हैं या कुछ वॉर करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं और सारे मार्केट को क्रैश करते हैं और फिर वो कौड़ियों के दामों में काफ़ी चीज़ें उठा लेते हैं। जैसे अभी फेडरल रिजर्व का जो बैंक बैलेंस है वो 7 ट्रिलियन है, वो खुद के पास जो एसेट्स है उसके 7 ट्रिलियन है, क्योंकि बंदे लोग लोन पे नहीं कर सकते तो बैंक ओन कर देती है। तो तभी 2008 में सतोशी नाकामोटो ने Times a riddle for the digital age. Who created the cryptocurrency known as Bitcoin? After its release in 2009, hardly anyone had heard of it. And when people started to hear the word Bitcoin, not many of them gave it a second's thought. Now, millions of folks use it, and some have made a virtual fortune from selling it. We guess you've all heard the story of Laszlo Hanyecz, who paid for 2 large Papa John's pizzas for 10,000 Bitcoins in 2010, worth then a measly $30. If that guy would have held on to them, he could have made at one point as much as $100 million. Recently he said, "I don't regret it. I think that it's great that I got to be part of the early history of Bitcoin." The question is though, who did this history begin with? The story starts with a name, and that name is Satoshi Nakamoto. Behind this name is a shadow, a goat, Satoshi Nakamoto, who created Bitcoin. In 2012, this extremely wise guy claiming to be Mr. Nakamoto said he was a 37-year-old dude from Japan. Back then, before he went missing, no one really believed that. बिटकॉइन जैसी प्यारी सी चीज बनाई। उसने कहा कि ये गवर्नमेंट, ये जो रूल कर एलुमनाटी, उसने समझा। एक 1984 एक बुक है जो लिखी है जॉर्ज ऑरवेल में, उसमें और डीपली बात किया गया इसके बारे में। पर ये सतोशी नाकामोटो कौन है हमें पता नहीं, पर सतोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर लिखा कि कैसे हमें ये जो एलुमनाटी है इस पे नहीं डिपेंड होके हम एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बना सकते हैं, जिससे हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो ट्रस्टलेस इकोनॉमी है, जो किसी के हाथ में नहीं आ सकती है, वैसी इकोनॉमी है जो कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं बिटकॉइन। अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे, इट इज ट्रस्टलेस, कोई भी एंटिटी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये परमिशनलेस, ये ऑटोमेटिकली मैथ पे चलती है और इसे हमें माइन करना पड़ता है। तो वैसा आविष्कार हुआ बिटकॉइन का। An anonymous person or group known as Satoshi Nakamoto published a document in an online cryptography forum in November 2008 and revealed the first details of how Bitcoin would work, describing it as a peer-to-peer electronic cash system. The white paper is available today at bitcoin.org/bitcoin.pdf. Publicly available for anyone to view and inspect, and anyone can download a copy of this database. This provides data redundancy and makes sure the data is never lost, but also provides a way for anyone to verify the transactions in the database themselves. A block in the database just stores a sequence of transactions, and a sequence of blocks is called a blockchain. Each block is identified by an incrementing number and a unique SHA-256 hash. बिटकॉइन के बाद जैसे बिटकॉइन गोल्ड कहते हैं, वैसे सिल्वर जो इंडस्ट्रियल मेटल है, तो इंडस्ट्रियल करेंसी निकला जिसका कहते हैं इथेरियम। इथेरियम के बाद बहुत सारे करेंसीज निकले हैं, जैसे ईओस है, कार्डानो है, रिपल है, ऐसे काफी करेंसीज निकले। वो देखना बाकी है कि गूगल और फेसबुक इंटरनेट का बादशाह है, वैसे क्रिप्टो करेंसीज का बादशाह कौन रहेगा? 5 या 6 कंपनीज या क्रिप्टो करेंसीज रहेंगे, ज्यादा नहीं, पर बिटकॉइन गोल्ड रहेगा, उसे अल्टीमेट ट्रेडमार्क माना जाएगा। तो आज की डेट में नेक्स्ट के 10 साल में 2025 तक या 2030 तक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। क्या होने वाला है कि सारा जो एनर्जी है, देखिए एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। My name is Richard Kent. I want to talk to you today about the first law of thermodynamics. This is the basic of all physics. Basically, the first law of thermodynamics says that energy cannot be created or destroyed. When I say energy cannot be created or destroyed, that includes potential energy, and I'll describe that or illustrate that by using the sun as an illustration.
Now, the sun is the source of all the energy in our solar system. In the sun, something extraordinary happens, totally supernatural. We can't do it. It's called nuclear fusion. And every second, 600 million tons of hydrogen are converted into helium, except for 4 tons. And those are converted into heat, light, and energy, and are really, really important because the heat and the light is really important for planet Earth, even 93 million miles away, because we need the heat and the plants need the light for photosynthesis. So you can accept that the sun is really important. But the sun also has a great deal of potential energy in terms of hydrogen, which has not yet been converted into helium. It's a bit like a piece of coal. If you look at a piece of coal, if you look at a piece of coal, you're looking at potential energy. It's not been put on your fire or in your furnace yet. It has potential energy. So if you put that piece of fire into a furnace or into a fire, then energy would be released. So we come back to the original statement, is that energy cannot be created or destroyed. And now वो सिर्फ ट्रांसफर होती है एक जगह से आजा, तो वो 100 साल से भी ज्यादा जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल अभी छूटेगा और वो जा रहा है बिटकॉइन में, इथेरियम में और प्रेशियस मेटल्स में, क्योंकि लोगों का गवर्नमेंट से विश्वास उठ गया है। कोई कांग्रेस, बीजेपी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक इसकी बात ही नहीं है, क्योंकि वो सब कंट्रोल वो मेन नहीं है, उनके ऊपर भी कोई बैठा है, बीजेपी, कांग्रेस, उनके भी ऊपर कोई बैठा है। अभी मैं वो सब चीजों का नाम नहीं ले सकता, पर उनके ऊपर भी जो इल्यूमिनाटी बैठे हैं, तो वो कंट्रोल है। तो उनका जो कंट्रोल है इतने सालों से, इतने सदियों से, वो कंट्रोल अभी जाएगा बिटकॉइन पर। तो बिटकॉइन आज $10,000 है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट के 2 साल में $100,000 से $200,000 तक पहुंचने ही वाला है, और 10 सालों में वो $1 मिलियन मतलब 8 करोड़, आज के 8 करोड़ तक पहुंचेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल चीज है। मैं और डिटेल में बताऊंगा, मैं इतना ही बता सकता था, पर मैं अपना काफी इन्वेस्टमेंट्स बिटकॉइन और इथेरियम में कर रहा हूं। तो देखिए, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, पर आप थोड़ा सा पोर्शन देखिए, ये हाईली रिस्की एसेट है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। ये इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, मैं एजुकेशन पर्पसेस के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये बात कर रहा हूँ। इसमें जो भी मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज उसे लीगली पहले देखिए कैसे होता है। पर मैं कुछ सेविंग्स आपका, अगर आप 10,000 कमाते तो 1,000 रुपये, लाख रुपए कमाते तो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये इसमें डालिए, बिटकॉइन में डालिए, इथेरियम में डालिए। वो 10 गुना से भी ज्यादा ऊपर होने ही वाला है। और जो बाकी है, स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, वो सारी चीजें क्रैश होने वाली है। देखिए, जापान में वो टाइम जो क्रैश हुआ, वो अब तक क्रैश हो ही रहा है। देखिए, सारी जो हमें लगता है ना, वैसी चीज हो नहीं रही। आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, मैं सेल्स सिखाता हूं, मैं सेल्स ट्रेनर, राइट? पर जितना भी मैं सिखाऊं, एक आदमी को पैसा कमवाऊं, पर अगर ये गवर्नमेंट है, ऊपर जो पावर है, वो मार्केट क्रैश कर दे। देखिए, आप जो पैसा कमाते हैं, टेक्निकली वो पैसे को बढ़ना चाहिए, ताकि आप उसका वो जो आपने जो मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई का वो जो मेहनत की है, उसको अप्रिशिएट होना चाहिए। पर वो होता नहीं है। वो गवर्नमेंट उसे और मशीन प्रिंटिंग करके, टैक्सेस डाल के आपको गरीब ही रखती है। टेक्निकली किसको भी गरीब होना नहीं चाहिए, पर ये गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इज पुअर। बिकॉज अगर वो रिच होते हैं तो वो सोचने लगते हैं, अगर वो रिच होते हैं तो वो इंटेलिजेंट बनते हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं तो उनको समझ में आता है गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। फ्रीडम, अगर आप फ्रीडम में विश्वास रखते हैं तो यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आप अपने आप को गवर्न कीजिए। अगर आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो आपको कुछ गवर्नमेंट की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट प्रिंट करती है इन्फ्लेशन में, गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है। आपका सबसे बड़ा एक्सपेंसेस टैक्सेस है, विच इंक्लूड इन्फ्लेशन टैक्स।
विच इंक्लूड नॉर्मल टैक्स। तो ये सब कीजिए, पर अपना पोर्टफोलियो थोड़ा भी जितना भी बना सकते हैं बिटकॉइन इथेरियम में डालिए और देखिए नेक्स्ट के कुछ साल आप कितना याहूम अमीर बनते हैं।